सेक्शन 4 में हम यह जानेंगे कि अपने पैसे की मानसिकता को कैसे विकसित करें। सेक्शन 4 का शीर्षक है अपने पैसे की मानसिकता का निर्माण। तो हमने पिछले सेशन में सीखा कि हमारी पहचान, हमारी खुद की छवि, हमारे विश्वास, हमारे मूल्य, हम खुद को कैसे देखते हैं, हम दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं, ये सब काफी हद तक उन प्रोग्राम्स पर निर्भर करते हैं जो पहले से हमारे जीवन में सेट किए गए हैं। और विशेष रूप से हमने उस नकारात्मक प्रोग्रामिंग पर ध्यान केंद्रित किया है जो हमें मिली है और इससे उत्पन्न होने वाले आंतरिक घर्षण पर। इस सत्र में मैं आपको नए नक्शों का एक नया सेट प्रदान करना चाहता हूं, कुछ नए माइंडसेट्स का उपयोग करने के लिए, और हम एक अभ्यास करेंगे जो आपको इनमें से कुछ को अपनाने और वास्तव में उनका उपयोग शुरू करने में मदद करेगा। कुछ शुरुआत में जो आप थे वो जरूरी नहीं है कि भविष्य में उतना सहायक साबित होगा जितना आप सोचते हैं। समय के साथ हम बदलते हैं और हमारे अनुभव और ज्ञान भी बदलते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो जो तुम पहले थे वह एक बाधा है उस व्यक्ति में बदलने के लिए जो तुम भविष्य में बनने वाले हो, और जितना अधिक आप वही बने रहते हैं जो आप थे, यह उतना ही बड़ा बाधा बन जाता है। जितना अधिक हम खुद को नए सिरे से देख सकते हैं कि हम दुनिया के अपने पूरे दृष्टिकोण को बदलने के लाभ को देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि यह ठीक है कि हम तिजोरी का दरवाजा खोल सकते हैं, कि हम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर सकते हैं, उतना ही बेहतर होता है। बिजनेस में एक बड़ी बातचीत चल रही है जहां हर कोई बदलाव और बदलाव प्रबंधन के बारे में बात कर रहा है। कह रहे हैं कि हम एक बदलती दुनिया में जी रहे हैं, हमें बदलाव को अपनाना होगा। और यह सब बहुत अच्छी बातें हैं क्योंकि दुनिया पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रही है और निकट भविष्य में बदलाव की दर केवल और अधिक बढ़ेगी। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि ज्यादातर चीजें जिन्हें लोग बदलाव कहते हैं वे अपेक्षाकृत सतही ही होती हैं। वास्तविक बदलाव का खेल पहचान और विश्वास के उन गहरे स्तरों पर होता है जिनसे हम में से अधिकांश अनजान होते हैं। वे मछली के चारों ओर पानी की तरह होते हैं जो हमेशा मौजूद रहता है लेकिन अक्सर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम इससे अनजान हैं, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं, और क्योंकि हमारे पास इसे देखने का कोई दर्पण या तरीका नहीं है, और क्योंकि हमने अपने आत्म छवि की रक्षा के लिए कई तर्क और परतें बना ली हैं। हमें इसे समझदारी, जागरूकता और सावधानी के साथ देखना होगा। अगर आप जैसे पहले थे वो आपको आर्थिक रूप से सफल नहीं बना पाएगा, और अगर आप जैसे पहले थे वो आपके भविष्य की पैसे की सोच को सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर आपको कैसा बनना चाहिए जो आपके भविष्य की आर्थिक सफलता और पैसे की सोच को सपोर्ट कर सके? खैर, अगर आपने किसी भी आध्यात्मिक मार्ग का अध्ययन किया है तो वे सभी पहचान छोड़ने और थोड़ा और स्वतंत्र बनने की सलाह देते हैं, क्योंकि हम सभी पहचान के खेल में बहुत अच्छे हो गए हैं। यह मैं हूं, और हम सभी उस तरह से जमे हुए या बंद हो गए हैं। जो आप पहले थे उसे छोड़ देना, यह एक और रास्ता है जो आपको अधिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। खैर, वित्तीय सफलता और आपके पैसे की मानसिकता के लिए मेरी सिफारिश है कि आप उद्यमी बनने की अवधारणा से शुरुआत करें। उद्यमी बनना, अब यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम सुनते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग वास्तव में नहीं जानते कि यह क्या होता है। हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। बहुत से लोग सोचते हैं, खैर, यह तो बस कोई व्यक्ति है जो एक व्यवसाय शुरू करता है, और जबकि यह सही है, वास्तव में उद्यमी शब्द का अर्थ कुछ और होता है। यह कुछ ऐसा है कि जो बहुत अधिक सूक्ष्म और दिलचस्प है, और इसमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। मैंने दान सुल्लिवन से सीखा, जो शायद दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों के कोच हैं, जैसे कि सबसे स्मार्ट विचारक हैं, जो उद्यमियों को सफल होने के लिए कोचिंग प्रदान करते हैं। और मैंने उनसे यह सीखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम जीन बाप्टिस्ट था, जो लगभग 200 साल पहले एक फ्रेंच अर्थशास्त्री था, वही व्यक्ति है जिसे उद्यमी शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। सुनने में यह थोड़ा फ्रेंच जैसा नहीं लगता है ना? और उन्होंने कहा, मूल रूप से मैं इसे अपने शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन एक उद्यमी
वो वह व्यक्ति होता है जो संसाधनों को कम उत्पादकता के स्तर से उच्च उत्पादकता के स्तर पर ले जाकर उन्हें अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाता है। उसकी एक और परिभाषा जो मैंने सुनी है वो है कोई ऐसा व्यक्ति जो एक उद्यम करता है और जो पूंजी और श्रम के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो दोनों के बीच संतुलन बनाता है और उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। तो उद्यमी का विचार केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक व्यवसाय शुरू करता है, बल्कि यह वह व्यक्ति है जो संसाधनों को संगठित करता है और उन्हें कम उत्पादकता के स्तर से उठाकर उच्च उत्पादकता के स्तर तक ले जाता है। इससे समाज और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है। अब आधुनिक समय में हमारे पास पॉल जाने पिल्जर से एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। और पॉल जाने पिल्जर भी एक अर्थशास्त्री हैं, बहुत सफल, खुद से बने, आप जानते हैं, सुपर मल्टी मिलीनियर। जब मैंने आखिरी बार सुना था तो शायद 50 या 100 मिलीनियर, व्हाइट हाउस के सलाहकार रहे हैं और आप जानते हैं, किताबें लिखी हैं और बस एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उसने सालों पहले टोनी रॉबिन्स के साथ एक शानदार इंटरव्यू किया था जिसमें उसने अपने विचारों का सारांश दिया और इसने मुझे उसके सोचने के तरीके की ओर आकर्षित किया। और पॉल जबान पिल्जर अपनी किताब अनलिमिटेड वेल्थ में यह कहते हैं कि हम एक नए समय में प्रवेश कर चुके हैं जहां खेल काफी हद तक बदल गया है। अतीत में अर्थशास्त्र का मतलब था कि सीमित संसाधनों को हासिल करने की कोशिश करना, क्योंकि वे केवल थोड़ी मात्रा में ही उपलब्ध थे। तो पहले जब आधुनिक तकनीक ने हमें, आप जानते हैं, हमारी उत्पादकता को तेजी से बढ़ाने और हमारे संसाधनों को कई गुना बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी, हमें सीमित संसाधनों के लिए लड़ना पड़ता था। तो हमें जमीन के लिए लड़ाई करनी पड़ी और हमें सोने के लिए लड़ाई करनी पड़ी और हमें इन चीजों तक पहुंच के लिए भी लड़ाई करनी पड़ी। आप जानते हैं, पिछले कुछ दशकों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। यह वास्तव में काफी तेजी से बढ़ गया है, लेकिन पिछले 100-200 सालों में अब हम दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं जैसा कि पहले करते थे। अब हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने दम पर संसाधनों को जोड़ रहे हैं और बना रहे हैं। तो हम उन्हें, आप जानते हैं, हवा से बना रहे हैं, अगर आप कहें। और कभी कभी हम वास्तविक ठोस चीजें लेते हैं जिनको आप अपने हाथों से छू सकते हैं और हम इनका उपयोग करते हैं। लेकिन भविष्य नए संसाधन बनाने के बारे में है जो अमूर्त और अदृश्य हैं। तो एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है, एक बच्चा अपने कंप्यूटर पर हार्वर्ड में एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है जो कोड का एक गुच्छा है जो वास्तव में कहीं भी मौजूद नहीं है, और यह लोगों को एक दूसरे से जुड़ने की अनुमति देता है। और यह शायद कुछ अन्य विचारों पर आधारित है जो इसके समान थे। यह प्रोग्राम लोगों को एक नई तरह से संवाद करने का अवसर प्रदान करता है और यह तकनीकी दुनिया में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। यह विचारों के आदान प्रदान को सरल और अधिक प्रभावी बना रहा है और यह हार्वर्ड के सभी छात्रों को अपने नेटवर्क पर जुड़ने की अनुमति देता है और यह कैंपस में बहुत तेजी से फैलता है। फिर वो इसे अन्य कैंपसों में फैलाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि कॉलेज के बच्चे सभी एक दूसरे से सोशल नेटवर्क में जुड़ना चाहते हैं, और फिर अंततः वो दूसरों को इसमें शामिल होने देता है और यह आगे बढ़ता है और फेसबुक बन जाता है। अब आप कह सकते हैं, खैर फेसबुक एक बहुत ही उपयोगी टूल है, मैं ऑनलाइन जा सकता हूँ और इसे देख सकता हूँ और इसके साथ मस्ती कर सकता हूँ और लोगों से जुड़ सकता हूँ, लोगों से। लेकिन वास्तविकता यह है कि फेसबुक को सीमित संसाधनों के साथ नहीं बनाया गया था। फेसबुक एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग की उपज थी जिसने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था। मेरा खुद का बिजनेस एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। ठीक है, लगभग 10 साल पहले मैंने अपने कंप्यूटर का उपयोग करके एक किताब लिखी थी और उसे ऑनलाइन एक डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ के रूप में प्रकाशित किया था और फिर उसे ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। और अब मैंने अन्य वीडियो और ऑडियो कोर्स भी बनाए हैं जो कि डिजिटल स्वरूप में थे, और इन कोर्सों ने भी लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया है। और अब हम अक्सर 1 से 2,000 या उससे अधिक डॉलर के प्रोग्राम बेचते हैं जो सभी डिजिटल होते हैं। ये सभी कंप्यूटर के अंदर रहते हैं और डिजिटल रूप से वितरित होते हैं। अब यह दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा का खेल नहीं है, ये खेल है नए संसाधन बनाने का उन उपकरणों के साथ जो हमारे पास उपलब्ध है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप एक उद्यमी हैं? क्या आप एक उद्यमी बनना चाहेंगे? क्योंकि भविष्य अधिक से अधिक उद्यमियों का लगता है। उद्यमिता का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और यह उन लोगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है जो अपने विचारों को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। उद्यमी बनने का मतलब है अपने सपनों को साकार करने के लिए साहसिक कदम उठाना और समाज में सकारा। वे लोग जो संसाधनों को कम उत्पादकता के स्तर से उच्च उत्पादकता के स्तर तक ले जाते हैं और इस नई दुनिया में नई मूल्य का निर्माण करते हैं। वे अनंत धन की इस नई दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
और जो लोग आगे बढ़कर खुद को और दूसरों को प्रेरित करते हैं, वे खुद के लिए प्रेरणा बनते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, एक नई राह बनाने और सभी के लिए अधिक से अधिक मूल्य बनाने के लिए। तो सोचिए, क्या आप एक उद्यमी हैं? क्या आप एक बनना चाहेंगे? क्या यह एक उच्च स्तर की पहचान है जिससे आप जुड़ना चाहेंगे? क्या आप अपने जीवन में कुछ नया और अद्वितीय करना चाहते हैं? क्या आप अपने और दूसरों के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं? तो जब कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, या आप खुद से पूछें, मैं कौन हूं? क्या अब आप यह जवाब दे सकते हैं कि मैं एक उद्यमी हूं और अपने सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहा हूं। मैं वो इंसान हूं जो किसी स्थिति में जाता है और उपलब्ध संसाधनों को लेता है और उन्हें जिस भी स्तर पर होते हैं वहां से एक उच्च स्तर की उत्पादकता तक ले जाता हूं। मैं मूल्य बनाता हूं और मैं खुद को और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता हूं। मुझे लगता है कि अगर आप खुद को एक उद्यमी के रूप में देखना शुरू करें, न कि सिर्फ एक व्यवसायी के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो संसाधनों को उच्च उत्पादकता स्तर पर ले जाता है और बहुत सारा मूल्य बनाता है, तो आप इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। अगला, चलिए बात करते हैं विकास के बारे में, और विशेष रूप से है आपके अपने पैसे के विकास के बारे में। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है जिसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान काफी हद तक मनोविज्ञान के मूल अध्ययनों से निकला है। जैसे विलियम जेम्स, फ्रायड और जंग जैसे लोगों ने पहले अवचेतन में कुछ नए और महत्वपूर्ण रास्ते बनाए और उन पर गहन अध्ययन किया। और फिर कुछ बाद के विशेषज्ञ जैसे अब्राहम मस्लो, क्लेयर ग्रेव्स, लॉरेंस कोहलबर्ग, पागेट और अन्य आए और उन्होंने कहा, ठीक है, तो ये विचार बहुत उपयोगी, मूल्यवान और महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है कि लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वे विभिन्न स्तरों से विकसित होते हैं और वे वयस्क बनते हैं और अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। और यह सिर्फ इतना नहीं है कि वे थोड़े बहुत बदल रहे हैं, बल्कि वे पूरी तरह से दृष्टिकोण में बदलाव कर रहे हैं। वे वास्तव में यह बदल रहे हैं कि वे खुद को और दुनिया को कैसे देखते हैं। आपने शायद मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में सुना होगा। अब्राहम मस्लो, वह इंसानों और मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। वह एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। मैंने पढ़ा कि जब उन्होंने एक आईक्यू टेस्ट लिया तो उनका आईक्यू दूसरे सबसे उच्चतम आईक्यू के रूप में आया। तो वह जन्म से ही जीनियस थे और उन्होंने इसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में लागू किया। और उन्होंने जो खोजा वह यह है कि हमारे पास ये ज़रूरतें होती हैं जो उभरती हैं, और जैसे ही हमारी एक ज़रूरत पूरी होती है, दूसरी ज़रूरत उभरती है। हम एक और ज़रूरत पूरी करते हैं तो दूसरी ज़रूरत उभरती है, और हम इन चीज़ों से शुरुआत करते हैं जिन्हें उन्होंने कमी की ज़रूरतें कहा, जैसे कि जीवित रहना, सुरक्षा, प्यार और अपनापन, अभिव्यक्ति और इसी तरह की अन्य चीज़ें। और फिर जब हमारी सारी कमी की ज़रूरतें पूरी हो गई, ये चीज़ें जिनकी हमें सच में ज़रूरत महसूस हुई, जिनकी हमें भूख थी, फिर एक उच्च स्तर की ज़रूरत उभरी जिसे एक अस्तित्व की ज़रूरत कहा गया। और एक अस्तित्व की ज़रूरत आत्म साक्षात्कार के स्तर पर उभरने लगी। और यह आत्म अभिव्यक्ति का एक बहुत ही उच्च स्तर था, रचनात्मकता और दूसरों के लिए मूल्य निर्माण। और फिर आत्म साक्षात्कार के बाद एक स्तर था जिसे पारगमन कहा जाता था, जहां आप वास्तव में खुद को एक व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर देते हैं और आप वास्तव में देखते हैं कि आप और अन्य सभी एक ही चीज का हिस्सा हैं। अब विकासात्मक मनोविज्ञान की दिलचस्प बात यह है कि जब विकासवादियों ने विकास के स्तरों को देखा तो उन्होंने पाया कि सभी मनुष्य एक ही स्तरों से गुजरते हैं, कि हम सभी एक ट्रैक पर हैं जहां हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं और हम सभी एक ही ट्रैक पर हैं। लेकिन क्योंकि ये इतने उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं, या हम कारण के इन चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कारण के इतने बाहरी घेरे में हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद ही सोच रहे हैं, क्योंकि यह बस नया पानी है जिसमें हम तैर रहे हैं और यह हमारे लिए एक नई वास्तविकता बन गई है। अब मैं आपको विकासात्मक मनोविज्ञान की ढेर सारी बातें बताकर बोर नहीं करने वाला, हालांकि मुझे यह बहुत दिलचस्प लगा है। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि बिजनेस के क्षेत्र में हम स्वाभाविक रूप से विभिन्न विकासात्मक स्तरों से गुजरते हैं और यह प्रक्रिया समय के साथ स्वाभाविक रूप से होती है। अब विकासात्मक मनोविज्ञान में समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी स्तर पर अटक जाता है और वे अगले स्तर पर नहीं जा पाते, या वे किसी तरह की समस्या में फंस जाते हैं और संक्रमण नहीं कर पाते,
क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वह शायद 20 साल पहले हाई स्कूल में था जब वह वहां पढ़ता था? वे वही कपड़े पहन रहे हैं, उनके बालों का स्टाइल भी वही है, और आप जानते हैं, जैसे कि वास्तव में वही कपड़े जो उन्होंने 20 साल से पहने हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि वे अभी भी उस ऊंचाई को फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने 17 साल की उम्र में हासिल की थी। और आप देख सकते हैं कि वे किसी तरह से विकासात्मक रूप से फंसे हुए हैं। खैर, यह हम सभी के साथ हमारे जीवन के किसी न किसी मोड़ पर या किसी न किसी पहलू में होता है, लेकिन यह बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है जब यह आर्थिक रूप से होता है, जब यह आपके पैसे की मनोविज्ञान में होता है। और इसका कारण यह है कि अगर आप किसी स्तर पर फंस जाते हैं या किसी स्तर के साथ पहचान बना लेते हैं और अगले स्तर पर नहीं बढ़ते हैं, तो आप उन नए उच्च स्तर के कौशल को नहीं सीखते, तो आप ज्यादा मूल्य नहीं बनाते, आप उच्च स्तर के रिश्ते नहीं बनाते, आप खुद को देखने का तरीका नहीं बदलते, और आखिरकार आप वो मूल्य नहीं बनाते जो पैसा बनाता है, जो संपत्ति बनाता है, जो धन बनाता है। जब हम फंस जाते हैं तो पूरी श्रृंखला टूट जाती है। अब मुझे पहली बार इस विकासात्मक योजना में व्यापार के क्षेत्र में शामिल किया गया था जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और उन्होंने दिखाया कि एक छोटा सा 4 क्वाड्रेंट मॉडल है जहां वह कहते हैं कि हम सब एक नौकरी से शुरू करते हैं, और फिर अगला स्तर होता है कि हम स्वरोजगार में जाते हैं, और फिर अगला स्तर होता है कि हम व्यवसाय के मालिक बन जाते हैं, और अगला स्तर होता है कि हम निवेशक बन जाते हैं, जो कि अंतिम स्तर है। तो हम सब एक नौकरी से शुरू करते हैं और हम काम कर रहे होते हैं और हम किसी और के लिए काम करते हैं। कोई और व्यवसाय का मालिक होता है, कोई और जोखिम ले रहा होता है, कोई और नकदी प्रवाह और लाभ का प्रबंधन कर रहा होता है, और उनके पास सारी जिम्मेदारी होती है, और हमें उनके व्यवसाय के लिए काम करने का मौका मिलता है और हम अपना काम करते हैं। जब हम कुछ समय के लिए अपनी नौकरी कर लेते हैं तो कुछ लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ जाते हैं, तो हम अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं, लेकिन हम ही एकमात्र कर्मचारी होते हैं। तो यह कुछ हद तक नौकरी करने जैसा होता है, लेकिन हम ही बॉस होते हैं और कर्मचारी भी। अब यह हमें अधिक स्वतंत्रता देता है। लेकिन जब हम खुद का काम शुरू करते हैं तो एक बड़ी समझदारी आती है कि कोई हमें हर महीने चेक नहीं भेजेगा सिर्फ इसलिए कि हम काम पर आ गए। हमें खुद बाहर जाकर मेहनत करनी होगी और अपने खाने की तलाश करनी होगी। और यह बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा जागरण और जीवन का नया अनुभव होता है। और वे समझने लगते हैं कि उनकी नौकरी में सब कुछ कितना आसान था, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बार खुद को बेचना होता था और फिर वे बस आते रहते थे और अपनी तनख्वाह लेते रहते थे। लेकिन खुद का मालिक होने के फायदे अक्सर या कभी कभी आमतौर पर इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रगति करना चाहते हैं। आप इसके फायदे देखते हैं, उनके पास फायदे होते हैं, और आप आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो आप खुद को संगठित करते हैं, अपने व्यवसाय को संगठित करते हैं। आपको एहसास होता है कि आपके पास अधिक नियंत्रण और स्वतंत्रता है। आप उच्च स्तर पर काम कर सकते हैं, आप अधिक सीखते हैं, और फिर आप एक व्यवसाय शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं। कह सकते हैं, अब मैं एक कंपनी का मालिक बनने जा रहा हूं, और मैं उन सभी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने जा रहा हूं जो मैंने विकसित की हैं, और मैं देखूंगा कि क्या मैं इस चीज को संभाल सकता हूं। और यह एक और बड़ा बदलाव है, क्योंकि फिर आप लोगों को काम पर रखना शुरू करते हैं, और आपको एहसास होता है कि जब आप लोगों को काम पर रखते हैं तो वे अपनी नौकरी पाते हैं, और फिर वे वेतन की उम्मीद करते हैं, चाहे कंपनी पैसा कमा रही हो या नहीं, चाहे आप कोई मुनाफा कमा रहे हों या खुद को भुगतान कर रहे हों या नहीं, चाहे आपके पास बहुत जोखिम हो या न हो, और आपके पास हर चीज पर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण होता है। एक बिजनेस ओनर के रूप में आप बहुत ऊंचे स्तर पर देखना शुरू करते हैं। आप दूसरे बिजनेस ओनर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप ऊंचे स्तर पर डील्स करते हैं, और आप पूरी तरह से अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आप एक छोटे से इकोसिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। और फिर अगर आप इसी कुछ समय के लिए खेलते हैं तो आपको एहसास होता है कि एक और स्तर है जिसे निवेशक कहा जाता है, जहां आप उन लोगों को लेते हैं जिन्होंने नौकरियां की हैं और जो संभावित रूप से स्वनियोजित हैं, जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, और आप उनमें निवेश करते हैं। आप ज्ञान निवेश करते हैं, आप सलाह निवेश करते हैं, आप शायद अपने कुछ काम निवेश करते हैं, और कभी कभी आप पैसे, अपने संसाधन और समय निवेश करते हैं। तो इन सभी चीजों में आप दूसरों में निवेश करते हैं और उन्हें नेतृत्व के फव्वारे के माध्यम से ऊपर आने देते हैं, और आप उन्हें उसमें समर्थन देते हैं, और आप एक उच्च स्तर पर आगे बढ़ते रहते हैं। और इस बिंदु पर आप फिर से और भी उच्च स्तर के विचारकों के साथ बातचीत कर रहे होंगे, जो अधिक जटिलता के और भी उच्च स्तर पर सोच रहे हैं। तो ये कियोसाकी का मॉडल है, और मुझे ये बहुत पसंद है, और इसने मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। ये देखकर कि एक भविष्य है
मुझे मेरे दोस्त और मेंटर व्यक्त वुडस्मल से भी एक अद्भुत समझ मिली, और वो इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे हर किसी को समय के साथ अपने करियर को सच में विकसित करना चाहिए, और हमेशा एक ऊंचा स्तर होता है, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देख रहे हो। ठीक है, तो भले ही आप केवल स्वरोजगार की स्तर तक जाने का निर्णय लें, आप फिर भी किसी अन्य दिशा में विकास कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको रियल एस्टेट कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी मिलती है और आप वहां 2 साल काम करते हैं, और आप कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं खुद का काम शुरू करने जा रहा हूं और रियल एस्टेट एजेंट बनने जा रहा हूं। तो आप एक रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस लेते हैं, और अब आप स्वरोजगार में और आपको खुद के लिए संभावनाएं तलाशनी होती हैं, और आप कहते हैं, आप जानते हैं, ये मेरे लिए सच में काम करता है। मैं एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक नहीं बनना चाहता, और मैं सच में एक बड़ा बिजनेस नहीं चलाना चाहता। शायद मैं क्या 2 असिस्टेंट रख लूं और शायद एक छोटी सी टीम बना लूं, लेकिन मैं अभी भी खुद काम करने वाले मॉडल को ही बनाए रखूंगा। खैर, आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में रियल एस्टेट नामक इकोसिस्टम के भीतर आप स्थानीय रियल्टर्स बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, और अब आप गवर्निंग बॉडी के भीतर काम करना शुरू कर सकते हैं, और अंततः आप बोर्ड ऑफ रियल्टर्स के अध्यक्ष या चेयरपर्सन बनने में सक्षम हो सकते हैं, और फिर आप राज्य बोर्ड के सदस्य बनने में सक्षम हो सकते हैं, और फिर आप राज्य बोर्ड का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकते हैं, और फिर आप राष्ट्रीय बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। तो वहां हमेशा अपने करियर को विकसित करने और एक उच्च स्तर पर जाने का तरीका होता है, और इन सभी विकासात्मक चरणों में से हर एक आपको एक व्यापक दृष्टिकोण, अधिक विकल्प, उन लोगों से अधिक जुड़ाव प्रदान करता है जो उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं और इस अत्यंत महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विचार है, वो मूल विचार ये है कि याद रखें कि विकास के स्तर होते हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं, और एक ऐसा रास्ता है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और आप जानते हैं, एक संस्करण है रॉबर्ट कियोसाकी का नौकरी, स्वनियोजित व्यवसाय मालिक, निवेशक। एक और है व्यर्थ, जहां आप उस इंडस्ट्री में उच्च स्तर की स्थिति और प्रभाव के उच्चतम स्तर तक पहुंचते हैं जिसमें आप हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप लगातार विकास करते रहेंगे तो आपके पास कई बदलाव होंगे, और वही बदलाव वह जगह है जहां आपको सहज होना चाहिए और अपने आप को उन बदलावों के साथ तालमेल बिठाना सीखना चाहिए, ताकि आप अपने विकास की यात्रा को सुचारू रूप से जारी रख सकें। ठीक है, तो आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें, लेकिन ट्रांजिशन में आरामदायक हो जाएं। ट्रांजिशन में आरामदायक हो जाएं। मेरे अपने करियर में हमेशा हर 2-3 साल या उसके आसपास एक बदलाव होता रहा है। मेरे पास पहले 6-7 साल तक एक नौकरी थी। मैंने यहाँ छोटी छोटी उद्यमशील चीजें करने की कोशिश की, सामान खरीदने और बेचने का काम किया। मैंने कुछ समय के लिए गहने बनाने की कोशिश की, और फिर जब मैं 22 साल का था तो मैंने एक रियल एस्टेट लाइसेंस लिया। मैं रियल एस्टेट में चला गया और मैंने मूल रूप से कुछ सालों तक वही किया। पता चला कि वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था। मुझे एक रियल एस्टेट ट्रेनर मिला जो वास्तव में बहुत स्मार्ट था, और उसकी कंपनी के साथ काम करने की नौकरी मिली, और उसके ट्रिप ट्रेनिंग को देखा क्योंकि मैं उसके सेमिनार में था और कुछ ऑडियो विजुअल काम कर रहा था, और उस प्रोग्रामिंग को समझा और देखा कि एक उच्च स्तर का बिजनेस कैसे संचालित होता है। फिर मैंने अपनी खुद की एक छोटी सी स्वरोजगार वाली बिजनेस शुरू की, जहां मैंने कुछ सालों तक एक कंसल्टिंग बिजनेस किया, और फिर मैंने अपना वर्तमान बिजनेस शुरू किया जो कि मेरा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स बिजनेस था, और मैंने ये कई सालों तक किया। और फिर कुछ साल पहले मैंने एक नई कंपनी शुरू की जो लोगों को अपना खुद का बिजनेस बनाना सिखाती है। और हाल ही में मैंने कुछ निवेश करना शुरू किया है, जहां मैं दूसरों के लिए सलाहकार और निवेशक बन गया हूं। तो मैंने खुद कुछ इन मॉडलों का अनुसरण करते हुए अपने करियर पथ पर आगे बढ़ा हूं, और मैं आपको यह बता सकता हूं कि एक महत्वपूर्ण कुंजी यह है कि आराम से रहें, बदलाव में रहने की आदत डालें, और हमेशा अगले बदलाव की तलाश में रहें, क्योंकि आप अगले पेड़ तक झूलने के लिए अगली रस्सी को पकड़ नहीं सकते। अगर आप पीछे की रस्सी पकड़े हुए हैं तो आपको अगली रस्सी पकड़नी होगी, आपको उस बदलाव की तलाश करनी होगी। और मुझे लगता है कि विकास के लिए एक अच्छा खाका, आप जानते हैं, कुछ ऐसा जो सोचने के लिए एक अच्छा खाका हो सकता है, हर चरण में शायद 3 साल बिताना, शायद 3 साल, शायद 4 या 5 साल, लेकिन सिर्फ एक मोटे खाके के रूप में 3 साल बिताएं। तो 3 साल नौकरी में, 3 साल खुद का काम, 3 साल बिजनेस ओनर, 3 साल इन्वेस्टर, और शायद आप पाएंगे कि कहीं खुद का काम और बिजनेस ओनर के स्तर पर, वहीं पर आप सच में कंफर्टेबल हो जाते हैं और अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं। शायद कहीं बिजनेस ओनर इन्वेस्टर लेवल पर आप पूरी तरह से इन्वेस्टर बन सकते हैं, लेकिन
विकास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो भी आप करें उसे जारी रखें और आपको यह पता चलेगा कि शायद नए स्तर पर पहले साल में आप खुद को अनुकूलित कर रहे होंगे। आप नई चीजें सीख रहे होंगे, कुछ नए कौशल, कुछ नई शब्दावली, कुछ नई तकनीक के साथ कैसे बातचीत करनी है। दूसरे साल में अब आप गति बना रहे होंगे क्योंकि आपने अपने कौशल को विकसित कर लिया है। अब आप कुछ गति प्राप्त करने वाले हैं, आप बहुत सारा मूल्य उत्पन्न करने वाले हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं। और फिर तीसरे साल तक ठीक है, आपके पास बहुत सारा गति होगा और यह अगले स्तर पर संक्रमण की तैयारी शुरू करने का समय है जो आप अगले साल करने वाले हैं। और फिर ये सब फिर से शुरू हो जाता है, आपकी नई भूमिका में खुद को ढालना, गति बनाना, अगले साल के लिए तैयारी करना, परिवर्तन के लिए तैयारी करना। अगर आप अपनी करियर डेवलपमेंट को जारी नहीं रखते, अगर आप अपनी खुद की तरक्की को जारी नहीं रखते, तो जो होगा वो ये है कि आप एक निश्चित स्तर पर आरामदायक हो जाएंगे। समय के साथ आप किसी भी बदलाव से और अधिक डरने लगेंगे और क्योंकि आपके पास गति नहीं होगी और आपने अपनी जिंदगी को इस तरह से व्यवस्थित नहीं किया होगा, तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो जब आप शुरू हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस मानसिकता को अपनाते हैं, मैं एक उद्यमी हूं, मैं मूल्य का निर्माता हूं और मैं अपने करियर में खुद को विकसित करने जा रहा हूं और मैं उच्च स्तर की स्थिति और प्रभाव के माध्यम से आगे बढ़ने जा रहा हूं, अपने खुद के इकोसिस्टम को नियंत्रित करने के बड़े स्तर पर जाने वाला हूं, अपने खुद के स्वरोजगार कंपनी शुरू करके, अपने खुद के व्यवसाय शुरू करके, निवेश बनकर। यह वह समय होता है जब आप अपनी जिंदगी को इस उम्मीद के साथ सेट करते हैं कि हमेशा एक और स्तर आने वाला है और आप कभी भी अगले स्तर पर जाना बंद नहीं करेंगे। आप नेतृत्व के फव्वारे में प्रवेश करने जा रहे हैं और आप जानते हैं, जब आप अंततः शीर्ष पर पहुंचते हैं और अपनी महिमा का क्षण अनुभव करते हैं, तो यही वह समय होगा जब अंत ठीक होगा। तुम वापस झील में नहीं जाओगे और तुम जानते हो, अपनी जिंदगी खत्म नहीं करोगे बोर होकर और कहीं नहीं जाकर। डैन सुलिवन, जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, कहते हैं, मैं मंच पर मरने की योजना बना रहा हूं। उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद है और वह एक शिक्षक के रूप में लगातार बढ़ते रहते हैं और उच्च स्तर के लोगों को पढ़ाते रहते हैं और वह मंच पर मरने की योजना बना रहे हैं। वह हमेशा चलते रहेंगे और यही वास्तव में मानसिकता है। तो जैसे जैसे आप विकसित होते हैं, जैसे जैसे आप इस विकासात्मक प्रणाली से गुजरते हैं, यह याद रखें कि आपके मूल्यों को बदलने की आवश्यकता होगी। तो इस छोटे से मॉडल में जो मैंने आपको दिया है, इसमें नौकरी, स्वरोजगार, व्यवसाय मालिक, निवेशक या अपने उद्योग में अधिक प्रभाव बढ़ाना शामिल है। अगर आप हर 3 साल, 4 साल, 5 साल में अपने करियर को विकसित करने के लिए बदलाव कर रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा कि आपके मूल्य इन समयावधियों में बदलेंगे। तो सबसे पहले जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप बुनियादी बातें सीखें। आपको काम की जानकारी लेनी होगी, इसलिए बुनियादी चीजें सीखने में अच्छे से 6 या 12 महीने का समय लगाना बहुत जरूरी है। एक बार जब आपने उन्हें सीख लिया, तो आपको उस मूल्य को छोड़ देना चाहिए और अगले मूल्य को अनुभव प्राप्त करना बनाना चाहिए। आप खुद को जितने ज्यादा अलग अलग प्रकार की स्थितियों में डाल सकते हैं जहां आप नए ज्ञान और उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, उतना अच्छा है। फिर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता मूल्य का निर्माण करना होनी चाहिए। आपको अपने पास मौजूद टूल्स, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके बहुत सारा मूल्य उत्पन्न करना होगा और फिर अंत में आपको उस मूल्य को इकट्ठा करना शुरू करना होगा। मूल्य को इकट्ठा करें और उसे उन संपत्तियों में लगाएं जो समय के साथ बढ़ती हैं और आपको अधिक लाभ देती हैं। तो हम इस पर वापस आएंगे, लेकिन याद रखें, हर स्टेज पर जब भी आप ट्रांजिशन करते हैं, आपको फिर से बेसिक्स सीखने होते हैं, आपको कुछ अनुभव लेना होता है, आपको वैल्यू क्रिएट करनी होती है और फिर आपको उस वैल्यू को इकट्ठा करना होता है, उसे ऐसे एसेट्स में बदलना होता है जो बदले में और वैल्यू देते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट एजेंट बनने के उदाहरण में जानते हैं, अगर आपने रियल एस्टेट ऑफिस में असिस्टेंट के रूप में काम किया है, तो आपको बेसिक सीखने होंगे। कंप्यूटर सिस्टम और फाइलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तुम्हें सीखना होगा कि फोन कैसे उठाना है और मैसेज कैसे लेना है और डुप्लीकेट मैसेज वाली चीज कैसे काम करती है और जो भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो। खैर, तब तुम ये सब 6 महीने के लिए कर लेते हो, तो तुम्हें कुछ अनुभव लेना होता है। तुम्हें फोन को प्रोफेशनली उठाना और चीजों को जल्दी से फाइल करना और सब कुछ प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना सीखना होगा। खैर, एक बार जब तुम ये कर लो, अब तुम्हें अनुभव प्राप्त करना होगा। नहीं, एक बार जब तुम ये कर लो, अब तुम्हें मूल्य बनाना होगा। तो आप खुद से पूछते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ जो कुछ भी सीखा है उसे कैसे व्यवस्थित कर सकता हूँ और इसे एक ऐसे सिस्टम में बदल सकता हूँ जो सभी के लिए वास्तव में मूल्यवान हो। और इस बिंदु पर आप कह सकते हैं,
अच्छा, आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अन्य सहायकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बना सकता हूँ और मैं अगले सहायक के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बना सकता हूँ जो यहाँ काम करने वाला है। और मैं जो कुछ भी हम करते हैं उसे व्यवस्थित कर सकता हूँ, उसका लिखित दस्तावेज बना सकता हूँ और फिर आपको मूल्य संचित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप इस सारे अनुभव को ले सकते हैं जो आपके पास है, आदि। और आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं इस सब चीज़ों को लूंगा जो मेरे पास है और मैं अपनी रियल एस्टेट लाइसेंस लेने जाऊंगा। मैं इसे सब उसमें डाल दूंगा। मैं इसे रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने में लगाऊंगा और फिर पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और पहला अभ्यास यह होगा कि हम इस पुष्टि का उपयोग करेंगे। मैं एक उद्यमी हूं। मैं एक उद्यमी हूं। उद्यमिता के क्षेत्र में अपने कौशल और क्षमताओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना महत्वपूर्ण है। उद्यमिता का अर्थ है नए विचारों को वास्तविकता में जो मैं करना पसंद करता हूं वो है इसे लिख लेना और इसे खुद से 3 बार कहना। मैं एक उद्यमी हूं। मैं एक उद्यमी हूं। मैं एक उद्यमी हूं। इसे लिखो और 3 बार कहो। और फिर मैं चाहता हूं कि आप उद्यमी होने के बारे में सोचें और इस विचार को अपने मन में गहराई से उतारें। उद्यमिता के गुणों और चुनौतियों पर विचार करें और खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में देखें। मैं चाहता हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो किसी भी स्थिति में जाता है और वहां के संसाधनों को कम उत्पादकता के स्तर से उच्च उत्पादकता के स्तर तक ले जाता है। यही आप करते हैं। और जहां से आप शुरुआत करते हैं वह है खुद से। यह आपकी यात्रा की शुरुआत है। आप लगातार अपने पास मौजूद संसाधनों को लेते हैं, अपनी स्किल्स, अपना अनुभव, अपने रिश्ते, जो भी आपके पास एसेट्स हैं, उन्हें नए और अनोखे तरीकों से जोड़ते हैं और लगातार खुद को एक निचले स्तर की उत्पादकता से एक उच्च स्तर की उत्पादकता तक ले जाते हैं। और यही है कि आप कौन बन जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार विकसित होता रहता है। और अब चलो यहां थोड़ा खुद को व्यवस्थित करते हैं। तो आप विकास प्रणाली में कहां हैं? नौकरी से स्वरोजगार, व्यवसाय मालिक से निवेशक तक। बस खुद को उस नक्शे पर पहचानें। आप कहां हैं? नौकरी, स्वरोजगार, व्यवसाय मालिक, निवेशक। आप कहां हैं? आप किस स्थिति में हैं? यह ऐसा है जैसे नक्शा निकालकर कहना, ठीक है, यहां हम नक्शे पर हैं। जागरूकता अपनी गति खुद बनाती है। अगले, नौकरी, स्वरोजगार, व्यवसाय मालिक, निवेशक के उस स्तर के भीतर क्या आप बस शुरुआत के चरण में हैं और दिशा प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप गति बना रहे हैं? क्या आप अगले स्तर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? आप कहां हैं और आगे क्या आ रहा है? और फिर अंत में आपको 1 साल बाद क्या उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए ताकि आप सुनिश्चित कर सके कि आप अगले स्तर पर विकसित हो सकें। तो मान लीजिए कि अभी आप स्वनियोजित हैं और मान लीजिए कि आप कुछ सालों से स्वनियोजित हैं। आपने काम की बारीकियां सीख ली हैं और आप देख सकते हैं कि अब आप गति बना रहे हैं। आप गति बना रहे हैं। आप एक ऐसा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं जो काम करता है। अगर आप विकास करते रहना चाहते हैं तो अब वह समय है जब आपको यह सोचना शुरू करना चाहिए कि अगले साल एक व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयारी करनी है। ऐसा व्यवसाय जो आप अभी कर रहे हैं। और जब आप इस तरह के परिवर्तन के लिए तैयारी करते हैं तो यह आपके पूरे सोचने के तरीके को बदल देता है। और जब आप ये सोचने लगते हैं कि 1 साल में मैं एक व्यवसाय में परिवर्तन के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो यह बहुत ही शक्तिशाली सोच है। तो अब से 1 साल बाद आपको अपना लक्ष्य क्या निर्धारित करना चाहिए? क्या आप अगले स्तर पर जाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या आप खुद को व्यवस्थित करने के बाद गति बनाना शुरू करेंगे? क्या आप एक बदलाव के लिए तैयारी करने वाले हैं? आप कहां होंगे? नक्शे में आप कहां हैं और 1 साल में आप कहां होंगे? ठीक है, शानदार। तो चलिए कुछ सवाल करते हैं और उन पर विचार करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ कुछ सवालों के लिए समय है। आपके पास पैसे की मानसिकता बनाने के बारे में, इस बारे में, उद्यमी की नई पहचान बनाने के बारे में, इन विकासशील प्रकार के उद्यमी व्यापार मॉडल और जैसे जैसे आप विकसित होते हैं बदलने के बारे में क्या सवाल हैं? डेविड से, जब आप पहले से ही नौकरी में हैं तो स्वरोजगार मॉडल में जाने की चुनौतियों के बारे में आपका क्या विचार है? मेरे नजरिए से मैं दिन में नौकरी करता हूँ, घर का काम करता हूँ, परिवार का काम करता हूँ, फिर रात 9 से 1 या 2 बजे तक मैं अपनी दूसरी करियर बनाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद है कि यह मुझे मेरी दिन की नौकरी से मुक्त कर देगा। यह बेहद चुनौतीपूर्ण है और मैं संदेह और समय की चुनौतियों से जूझता हूँ।
आपका अनुभव और विचार क्या है? हाँ, शानदार। आप जानते हैं, एक साथ दो दुनियाओं में होना इंसान के लिए कुछ खास है। सही। जब ऐसा होता है तो हम तनाव में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि आप वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे आधुनिक समय में कैसे फिट किया जाए। एक जाल जिसमें हम फंस जाते हैं और मैं आपको नहीं जानता और मैं आपकी जिंदगी और बाकी चीजों को नहीं जानता। लेकिन हम वास्तव में भविष्य की जटिलता के बहुत सारे बीज बोते हैं और कभी-कभी हम अपनी क्षमता से अधिक जीते हैं। हम खुद को बहुत सारी सामाजिक और पारिवारिक चीजों में उलझा लेते हैं जो हमारे बहुत समय लेती हैं और अंत में, आप जानते हैं, हमारे लिए वास्तव में फायदेमंद नहीं होती। इसलिए दो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एक है अपने काम के भीतर खुद को लगातार विकसित करते रहना, ठीक है? तो हमेशा अगली स्तर की ओर ध्यान रखें। तो यह आपके व्यवसाय में आगे बढ़ने का हो सकता है। यह लगातार उन व्यवसायों से बात करने का हो सकता है जो आपके जैसे हैं, जहां आप एक और पद ले सकते हैं और वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी नौकरी लेना, लेकिन ऐसी नौकरी जिसमें अधिक जिम्मेदारी हो, शायद जहां आप किसी प्रकार के मैनेजर या सुपरवाइजर हों, या जहां आप किसी विशेष प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, आपको उस चीज में अधिक अनुभव दिला सकता है जिसमें आपको अनुभव की जरूरत है, बजाय इसके कि आप खुद का व्यवसाय शुरू करें। ठीक है, उदाहरण के लिए, तो ये मॉडल जो मैंने आपको दिए हैं लचीले हैं, है ना? आप उनके साथ खेल सकते हैं और कभी कभी, आप जानते हैं, एक वयस्क के रूप में आप कह सकते हैं, अच्छा, वास्तव में मेरे लिए इस दिशा में जाना बेहतर होगा, लेकिन अपनी नौकरी में विकास जारी रखें, भले ही आप स्वरोजगार बनने पर विचार कर रहे हों। एक और चीज जो आप कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि वास्तव में आत्मनिर्भर बनने का एक शानदार तरीका है, वह है सलाह देना शुरू करना। मेरा पहला काम वास्तव में आत्मनिर्भर होना था। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, जब मैंने रियल एस्टेट में शुरुआत की तो वह बहुत अच्छा नहीं चला, लेकिन जो पहला काम सच में सफल हुआ वह यह था कि मैं एक प्रकार का कंसल्टेंट बन गया जो लोगों की मार्केटिंग, सेल्स और इस तरह की अन्य चीज़ों में मदद करता था। और इसने मुझे बहुत ही शानदार और मूल्यवान अनुभव प्रदान किया। और मैंने वो पार्ट टाइम किया और मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता था, जैसे हफ्ते में 1 घंटे या कुछ घंटे, और ये बहुत अच्छा चला। तो हो सकता है कि दूसरों को सलाह देना और उन्हें सिखाना एक अच्छा ट्रांजिशन हो। लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं। ठीक है, यहाँ एक सवाल है निक से, क्या कुछ निचले चरणों को तेजी से पार करने के तरीके हैं, जैसे कि ओरिएंटेशन और अनुभव के चरणों को पूरा करना, ताकि आप मूल्य निर्माण के उच्च स्तरों पर जा सकें? हाँ, यह बहुत अच्छा सवाल है निक। यही सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने के बारे में है। ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी के 20 साल लेते हैं, 20 साल, और उनमें से 5 साल अलग अलग नौकरियों में लगाते हैं, 5 साल कुछ स्तरों पर खुद का काम करते हुए, 5 साल एक बिजनेस बनाते हुए, या शायद उनमें से कुछ अगर एक काम नहीं करता, और फिर 5 साल दूसरों को सलाह देते हुए, और इनमें कुछ ओवरलैप होता है, और आप 20 साल के अंत तक पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आपने इस विकासात्मक प्रक्रिया को 100 में से 99 या शायद 1000 में से 999 लोगों से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा दिया है जिन्होंने कभी भी ऐसा किया है। ठीक है, तो यहां हम वास्तव में जिस बारे में बात कर रहे हैं वह है कई तरीकों से फास्ट ट्रैक। एक बात जो मुझे लगता है कि मैं बस इसे जोर से कहने जा रहा हूं, लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि अभी चुनौतीपूर्ण है, वह यह है कि हम उन सभी कहानियों को सुनते हैं जिनमें लोग इसे 15 मिनट में कर लेते हैं, और उन्होंने अपने बेडरूम में व्यवसाय शुरू किया और 3 साल बाद उन्होंने इसे $100 मिलियन में बेच दिया। लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि यह 1 लाख में एक मौका है, आप जानते हैं, जैसे लॉटरी जीतने जैसा होता है। और इसमें बहुत सारी प्रसिद्ध सफलता की कहानियों में किस्मत और समय का बहुत बड़ा योगदान था जो हम सुनते हैं, और इसलिए आप फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका तेजी से आगे बढ़ने का यह है कि बेहतरीन मेंटर्स और मास्टरमाइंड मेंबर्स को ढूंढें जिनसे आप जल्दी और सीधे सीख सकें, और कुछ हद तक ऑन साइट पर। और मुझे लगता है कि यह करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, फ्रांसिस का सवाल, क्या यह महत्वपूर्ण है कि आप विकास की प्रत्येक श्रेणी में सफल हों, जैसे नौकरी और स्वरोजगार, ताकि आप अपनी अगली वेंचर में सफल हो सके? उदाहरण के लिए, जब आप रियल एस्टेट से अपने मार्केटिंग बिजनेस में स्विच करते हैं, क्योंकि मैं बिक्री में शामिल हूं और मैं इंटरनेट मार्केटिंग में जा रहा हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि स्विच से पहले
क्या मुझे अपनी बिक्री करियर में पहले से ही सफल होना चाहिए? आप जानते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने यह पूछा, फ्रांसिस। असल में सवाल यह है कि सफल क्या है? सफलता का असल में मतलब क्या होता है? मेरी जिंदगी में मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वो है सफलता का एक लंबा खेल खेलना। मैंने कभी भी अल्पकालिक जीत के पीछे नहीं भागा। पहले मैं अल्पकालिक जीत पाने की कोशिश में थोड़ी अधिक रुचि रखता था और मैंने सोचा, अगर मैं बस $1 मिलियन कमा लूं तो बस मुझे कभी काम नहीं करना पड़ेगा और मैं बस बीच पर लेट सकता हूं। और मैंने जल्दी ही समझ लिया कि यह अवास्तविक है कि आप जल्दी से $1 मिलियन कमा लें। आप जानते हैं, अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं जैसे कि मैं, जो एक गरीब परिवार में पला बड़ा हूं और जो भी हो, लेकिन मैंने यह भी सीखा कि जो लोग $1 मिलियन कमाते हैं और फिर बीच पर लेटने की कोशिश करते हैं, वे आमतौर पर खुश नहीं रहते। ज्यादातर उद्यमी जो एक बार में ही बड़ा हिट करते हैं और कंपनी को सार्वजनिक करते हैं और 5 साल बाद $50 मिलियन के साथ रिटायर हो जाते हैं, वे क्या करते हैं कि वे 6 महीने की छुट्टी पर जाते हैं और दुनिया घूमते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं हो गया। फिर वे वापस आते हैं और कहते हैं कि मैं बोर हो गया हूं, और वे एक और बिजनेस शुरू करते हैं और काम पर जाते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। ठीक है, तो सफल क्या है? जहां तक मेरा सवाल है, सफलता का मतलब सफलता का एहसास होना है। सफलता का मतलब है कि आप खुद को सफल महसूस कर रहे हैं। मेरे लिए, मैं तब सफल होता हूं जब मैं ऐसी चीजें सीखता हूं जो मुझे अगले स्तर तक विकसित होने में मदद करती हैं। जब मैं कुछ नया सीखता हूं जो मुझे अगले स्तर तक आगे बढ़ने में मदद करता है, तब मैं सफल होता हूं। सच कहूं तो मैं अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसे नहीं निकालता। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मेरे कुछ दोस्तों और मेरे साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने मुझे परेशान किया है। मेरी फिलॉसफी रही है कि बिजनेस को बढ़ाना है, और मैं बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मुझे बड़ा बिजनेस देखना और यह देखना पसंद है कि यह कैसे काम करता है, और उच्च स्तर के लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम होना। और यह मुझे उन लोगों तक पहुंच देता है जिनके पास बड़े बिजनेस हैं और यह ज्ञान है। और तुम, हाँ, कुछ समय तक बिजनेस करने के बाद जाहिर है कि मैं जो समझता हूँ वो अच्छी खासी कमाई करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सीखना हमेशा से ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अब तक तो ऐसा ही रहा है। जैसा कि मैंने बताया, मैं अब निवेश और सलाहकार भूमिकाओं में जा रहा हूँ और मैंने बहुत सारा मूल्य बनाया है, और अब मैं और अधिक मूल्य इकट्ठा करने की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और मेरी आकांक्षाएं हैं कि मैं आगे बढ़ूं और अपने जीवन में और अधिक करूं, दूसरों के लिए योगदान करूं और महत्वपूर्ण कारणों और शिक्षा जैसी चीजों की ओर बढ़ूं। तो मैं अपने जीवन के एक और चरण में जा रहा हूं, क्योंकि जब आप इन सभी स्तरों से गुजरते हैं, नौकरी, स्वरोजगार, व्यवसाय मालिक, निवेशक, आप इस चक्र से गुजरते हैं वास्तव में जहां हर कोई जाना चाहता है, वह है परोपकारी बनना। हम सब जो करना चाहते हैं वह है दुनिया को एक बड़ा उपहार देना। और अगर आप इस पूरी बात को एक सीढ़ी के रूप में देखें, तो अगर कुछ आपके लिए काम नहीं करता, जैसे कि आपकी कोई नौकरी नहीं चलती, तो आप इसे असफलता के रूप में नहीं देखते। आप बस आगे बढ़ते रहते हैं। मेरा मतलब है, मेरी पहली नौकरी में मैंने, पता नहीं, $3 या $4 प्रति घंटा कमाए, और 7 साल बाद मैं $10 प्रति घंटा कमा रहा था। और मुझे वास्तव में ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत अधिक सफल था। लेकिन आप जानते हैं क्या, जब मैं उस नौकरी में था तो मैं कुछ मैनुअल लेबर के काम कर रहा था। मैं हेडफोन पहनता था और कभी कभी पर्सनल डेवलपमेंट टिप्स और, आप जानते हैं, रियल एस्टेट ट्रेनिंग की चीज़ें और जो भी सुनता था। और फिर मैंने रियल एस्टेट लाइसेंस लिया और मैं रियल एस्टेट में भी उतना सफल नहीं था। मेरे पहले साल में मैंने लगभग 1 और 1 तिहाई घर बेचे और कुछ $1000 कमाए। तुम जानते हो, शायद मैंने उस डील में पैसे खो दिए और ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और तुम जानते हो। लेकिन फिर कुछ सालों बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और मैं थोड़ा बेहतर करने लगा, और फिर कुछ चीजें वहां थोड़ी पागल हो गईं, और फिर मैंने ये बिजनेस शुरू किया, है ना। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड से अपने इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट बिजनेस की शुरुआत की, और यही वो था जो काम कर गया। और अगर आपने मुझे पहले पूछा होता कि क्या उनमें से कोई सच में काम करता था, तो मैं कहता कि मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी मेरे पसंद के हिसाब से सच में एक बड़ी सफलता थी। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो अंततः सही, ये सभी अलग अलग कौशल जो मैं इकट्ठा कर रहा था, सही अवसर आएगा, और अंततः ऐसा हुआ। इसलिए आपको अगले स्तर पर जाने के लिए उस स्तर पर कहने का मतलब है, सफल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपको करना है वो ये है कि आपको खुद को तैयार करना है, स्किल सीखनी है, कुछ अनुभव लेना है, बहुत सारा मूल्य बनाना है, और फिर उस सारी मूल्य को इकट्ठा करना है, उसे एक जगह रखना है और उसे अपने अगले चरण में जाने के लिए इस्तेमाल करना है। और आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था,
अगर आप कुछ सालों तक एक रियल एस्टेट असिस्टेंट रहे हैं, तो आपके द्वारा संचित मूल्य एक संपत्ति के रूप में होता है, ये जो आपको अगले स्तर पर जाने की अनुमति देता है। ये आपका ज्ञान और आपका अनुभव है, और यह जानना है कि रियल एस्टेट बिजनेस के पीछे के काम कैसे चलते हैं। ठीक है, अब आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं और सफलता की बहुत बड़ी संभावना है। तो जितना आप इसके साथ जुड़े रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मेरे अच्छे दोस्त और मेंटर ऑफर बरियर, जो एक शिक्षा के जीनियस हैं, उनके पास एक मजेदार कहानी है। उन्होंने शुरुआत की और कहते हैं कि वे जो भी करते थे उसमें वे मूल रूप से असफल थे। उसने फुटबॉल खेलने की कोशिश की और वह पूरे समय बेंच पर ही बैठा रहा और कभी खेल में नहीं खेला। और उसने शतरंज क्लब ज्वाइन किया और कभी नहीं जीता। और उसने संगीतकार बनने की कोशिश की और वह भी नहीं हुआ। और उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह नई चीजें आजमाता रहा और जीवन के नए क्षेत्रों में कोशिश करता रहा। और फिर उसने कुछ बहुत ही होशियार शिक्षा की जीनियस का अध्ययन करना शुरू किया। और उसने उन सभी क्षेत्रों से अनुभव लिया जहां वह असफल हुआ था, और उसे एक शिक्षा प्रणाली में डाल दिया जिसे वह अब दूसरों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग करता है। और वह बहुत सफल है। और मुझे लगता है कि उसकी प्रणाली आगे बढ़ेगी और शायद पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। तो सफलता वास्तव में क्या है? कई मामलों में सफलता का मतलब है शिक्षा प्राप्त करना, नए कौशल सीखना, उन्हें अपने पास पहले से मौजूद चीजों में जोड़ना, और फिर अगले स्तर पर पहुंचना जहां आप अगले स्तर के संसाधनों को ले सकते हैं और उन्हें और भी ऊंचे स्तर पर ले जाना जारी रख सकते हैं।